जब बिल एंड मेलिंडा गेट्स का डिवोर्स हुआ तो लोगों में एक सवाल उठा कि क्या उनके जो साथ में बिजनेस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इनके एनजीओ का क्या होगा, क्या उनकी वाइफ को भी इस तरह के मेंटेनेंस के केस लगाने पड़ेंगे या उनको भी ऐसे एलिमनी मिलेगी, क्या उनको कोर्ट में इतने सारे चक्कर काटने पड़ेंगे। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। वो यूएसए है, वहाँ लोग हर चीज़ का पहले से एग्रीमेंट करके रखते हैं। तो क्यों ना हम इंडिया में भी इस तरह का एग्रीमेंट कर लें, शादी से पहले एक ऐसा एग्रीमेंट करें जहां हम सब कुछ लिखा पढ़ी कर लें। ये एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, कैसे इसे पति पक्ष को और पत्नी पक्ष को दोनों को फायदा मिल सकता है। और अगर ये एग्रीमेंट कर लिया जाए तो इस देश में सारे तरह के जो भी 498 के फॉल्स ऑफेंसेस लगते हैं या जो महिलाओं को मेंटेनेंस के लिए जो कोर्ट की दरकार लगानी पड़ती है वो सब खत्म हो जाएगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के जब ऐड आते हैं तो वहाँ एक बात लिखी होती है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू रिस्क। म्यूचुअल फंड्स सही है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. तो शादी भी तक रिस्क होती है, तो शादी करने से पहले भी एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि भैया शादी को सही से संभाल लियो, क्या पता कल टूट जाए। और जब शादी टूटती है तो बहुत सारे इश्यूज उठ जाते हैं। बच्चों की कस्टडी कहाँ जाएगी, मेंटेनेंस कितनी मिलेगी, कौन कितना पैसा देगा, एलिमोनी क्या मिलेगी, और इसमें कई साल निकल जाते हैं। तो क्यों ना हम एक तरह का एग्रीमेंट कर लें शादी से पहले, जहाँ पे हम हर चीज़ की लिखा पढ़ी कर लें। उस एग्रीमेंट के बारे में हर डिटेल जानना ही आज इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है। आज की इस वीडियो को हमने टोटल 7 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एग्रीमेंट क्या होता है, दूसरे पार्ट में जानेंगे कि एग्रीमेंट को क्यों बनाया जाना चाहिए, तीसरे पार्ट में हम इसके एडवांटेज जानेंगे, चौथे पार्ट में इसके डिसएडवांटेज हम जानेंगे, फिफ्थ पार्ट में जानेंगे कि इस एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट क्लॉजेस क्या है, सिक्स पार्ट में हम जानेंगे कि क्या ये एग्रीमेंट इस इंडिया में लीगल है, और सातवां होगा हमारा गोल्डन पॉइंट जहां हम बताएंगे कि क्या ऐसा करें कि आपको फ्यूचर में कभी कोई इन केसेस में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, जहां हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये एग्रीमेंट क्या होता है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट को कहते हैं प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट या फिर इसको शॉर्ट में प्रीनप भी कहते हैं। अब जैसा कि आप वर्ड देख रहे हैं प्रीनप्शियल, प्री प्लस नप्शियल, इन दो वर्ड से ये वर्ड बना है। प्री मतलब पहले, नप्शियल यानी शादी, यानी जो शादी से पहले दोनों पक्षों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, यानी पति या पत्नी के बीच में शादी से पहले जो एग्रीमेंट होता है उसे ही प्रीनप्शियल या प्रीनप एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के अंदर हर स्पाउस अपनी असेट लायबिलिटी लिखता है, साथ साथ वो अपनी इनकम का डिक्लेरेशन करता है। वो दोनों इस बात पे सहमत होते हैं कि अगर फ्यूचर में बच्चे होंगे तो उनकी कस्टडी कहाँ पे रहेगी, अगर उनके साथ में कोई बिजनेस है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उन्होंने अगर साथ में कोई अगर लैंड लेते हैं या प्लॉट लेते हैं वो कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी A to Z जो भी एक दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती है उन सब का लेखा जोखा वो पहले से करके रखते हैं, और इस तरह के एग्रीमेंट को प्रीनप्शियल एग्रीमेंट कहा जाता है। अब आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे। तो ऐसा क्यों बनाना चाहिए? ऐसा इसलिए बनाया जाना चाहिए ताकि हर पक्ष को मेंटली, फाइनेंशियली और हर तरीके से सुरक्षा प्रदान हो, ताकि आपको कोर्ट में जाकर धक्के नहीं खाना पड़े। और यहीं से आता है हमारा थर्ड पार्ट, जहां हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको लिटिगेशन का टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ता है, आपको कोर्ट में जाके चक्कर नहीं काटने पड़ते। अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही दाम्पत्य जीवन में बिखराव आता है, सबसे पहले फीमेल जाकर सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर वो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग्स करती हैं, वो मेंटेनेंस का दावा डालती है। और वही अगर हस्बैंड साइड से बात करें तो वो कहीं ना कहीं सेक्शन 9 डालने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी लिटिगेशन डलती है, कई सारे केसेस होते हैं और कई साल निकल जाते हैं। अगर आपका पहले से लेखा जोखा कर रखा हो तो आपका ये कीमती समय बच सकता है। ना सिर्फ समय बचता है बल्कि वकीलों पे दी जाने वाली फीस भी बचती है। तो यह है सबसे पहले इसका फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा आता है कि अगर आप पहले से अपनी इनकम डिक्लेयर करते हुए आए तो जो कोर्ट में मेंटेनेंस को लेके बात चलती है कि अगले पर्सन को अपनी इनकम डिक्लेयर करनी चाहिए या हम आईटीआर रिटर्न मंगाते हैं, उन सब की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट डे से आप अपनी इनकम डिक्लेयर करके आ रहे होंगे। तीसरा इसका फ़ायदा है चाइल्ड कस्टडी को लेकर। हमने अक्सर देखा है कि जब चाइल्ड कस्टडी को लेकर आती है बात, तो हर पेरेंट्स में से हर पर्सन ये चाहता है कि बच्चे की कस्टडी मेरे पास हो, और इसलिए लोग इसको लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो क्यों ना पहले से उस एग्रीमेंट में लिख दिया जाए, और अगर एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा तो बच्चे की कस्टडी को लेकर कभी भी सवाल नहीं उठेंगे। चौथा फ़ायदा ये है
मेल पक्ष के लिए अगर मैं बात करूं तो अक्सर ये एलिगेशन आते हैं कि बहुत सारी लेडीज फॉल्स 498 का केस लगाती है, ना सिर्फ हस्बैंड पे बल्कि सास ससुर और ना जाने उनके पूरे परिवार को खींच लेती है। अगर आप पहले से एग्रीमेंट बना के रखेंगे तो आप इस तरह के फॉल्स केसेस से बच सकते हैं। और अगर हम बात करें 5वें एडवांटेज की, तो वो अगर हम फीमेल साइड से लें तो आपको जो मेंटेनेंस को लेकर जो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और हम बात करें अब इसके अगले फ़ायदे की, तो जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा वो होता है कि जो आप साथ में मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि अगर कभी कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो हमें इस तरीके से डिवाइड करनी है ताकि आपके फ्यूचर में बिजनेस को या प्लॉट पे किसी भी तरह की आंच नहीं आए। अब हम आते हैं वीडियो के चौथे पार्ट की तरफ, जहां हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है जो कि हम थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट में कह सकते हैं या एक मॉरल गाइडलाइन के रूप में कह सकते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत के समाज में जो विवाह होता है वो एक संस्कार है और हर धर्म में इसको एक बहुत ही शुभ संस्कार माना गया है। तो जब शादी को इतना शुभ माना जाता है और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो शादी की जोड़ियाँ होती है वो 7 जन्मों तक होती है, तो जब 7 जन्मों तक जोड़ी होती है तो क्या ऐसा एग्रीमेंट किया जाना चाहिए जहाँ पे हमें पहले से ऐसा डर हो कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। तो यही इसका डिसएडवांटेज है और इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यू करते हैं वो यही बात कहते हैं कि अगर आपने ऐसे एग्रीमेंट बनाने लग गए तो ऐसे फ्यूचर में बहुत जल्दी होगा कि लोग आपस में जल्दी लड़ेंगे और बहुत जल्दी सेपरेट हो जाएंगे। अब हम आते हैं वीडियो के अगले पार्ट पे, जहां हम बात करते हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉजेज आपको ध्यान रखने चाहिए और क्या क्या क्लॉजेज आपको मेंशन करने चाहिए। पहला क्लॉज आपको बात करनी चाहिए कि आपकी असेट और लायबिलिटी क्या है, उसका पूरा डिस्क्लोजर के बारे में बात करनी चाहिए। सेकेंडरी, आपको फाइनेंशियल और मॉनेटरी पोजीशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। तीसरा, अगर आपके नाम पे कोई ज़मीन है, प्लॉट है या कोई अगर कहीं आपने फ्लैट ले रखा है तो उसको भी आपको बताना चाहिए। चौथे में, अगर आप कोई फ्यूचर में एस्टेट प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको मेंशन करना चाहिए। उसके बाद आपको ये मेंशन करना चाहिए कि अगर आपकी शादी डिसॉल्व हो जाती है तो उन प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा, कौन कितने % का मालिक रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस की हमेशा आपको बात करनी चाहिए या एलिमोनी की बात करनी चाहिए, ताकि अगर डिवोर्स हो या अगर दोनों सेपरेट हों तो उनको पहले से पता हो कि उन्हें कितना पैसा देना है या किसी को कितना पैसा मिलना है। इसी तरह उसमें एक क्लॉज चाइल्ड की कस्टडी का होना चाहिए। दोनों पार्टी के फाइनेंशियल स्टेटस की बात होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस साथ में कर रहे हैं तो उस पार्टनरशिप का उसमें डिस्क्लोज होना चाहिए। जो उनकी मॉनेटरी सेविंग है उसके बारे में बात होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड लिमिट्स, डेब्ट, स्पेंडिंग, पेमेंट, इन सब के बारे में बात होनी चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का एक क्लॉज होना चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अकाउंट्स वो किसको जाएंगे उसके बारे में बात होनी चाहिए। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका क्लेम के बारे में बात होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई जॉइंट बैंक अकाउंट है या कोई अकाउंट है तो उसके बारे में डिस्क्लोज होना चाहिए। उसी तरह आपके जो घर के खर्चे होते हैं, जो बिल आता है, जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस आएंगे वो कौन उठाएगा, कितना उसमें शेयरिंग होगी, उसके बारे में होना चाहिए। और लास्ट में जो आपके पास ज्वेलरी है, चाहे गोल्ड हो, चाहे डायमंड हो, चाहे किसी भी तरह का सिल्वर का कोई आर्टिकल हो, उसका मैनेजमेंट के भी क्लॉज होना चाहिए। तो ये सारे क्लॉज थे जहाँ आपको मेंशन करने चाहिए एग्रीमेंट में, ताकि आपका एग्रीमेंट प्रॉपर वैलिड एंड सॉलिड बने। अब हम आते हैं वीडियो के 6 पार्ट की तरफ, जहां हम बात करते हैं इस एग्रीमेंट की लीगलिटी की। दोस्तों, अभी तक इस तरह के एग्रीमेंट को इंडिया में लीगल नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट एक बात कहते हुए आई है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का आधार मैरिज है तो वो वैलिड नहीं होगा। वैसे भी अगर आपको पता है तो इस इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि कई दशकों से ये बात चल रही है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। इसलिए हर धर्म का अपना अपना पर्सनल लॉ है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है। उस हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड नहीं है। इसी तरह अगर आप मुस्लिम लॉ में जाएं या आप क्रिश्चियन लॉ में जाएं, यानी आप किसी भी धर्म के लॉ में जाएं, तो वहाँ पे इसको वैलिड नहीं माना गया है। लेकिन फिर भी ये वैलिड हो सकता है अगर आप क्लॉजेस को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करें। वहीं से हम आएंगे अपने वीडियो के अगले पार्ट की तरफ, जो है 7वां पार्ट, जहां हम आपको बताते हैं आज के वीडियो के गोल्डन पॉइंट। जब भी इसकी लीगलिटी की बात की जाती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकते जो अनलॉफुल हो या कोई शादी करने से रोके या फिर आपको लीगल प्रोसीडिंग करने से रोके। आप सोचते हैं ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं जो अनलॉफुल है तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को मान्य नहीं माना जाएगा। तो आप जब भी कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें तो उसमें कोई भी ऐसी अनलॉफुल बात ना लिखें जिस कारण से आपका एग्रीमेंट इलीगल हो जाए। तो जब भी आप एग्रीमेंट लिखें, जब भी आप प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट बनाएं तो प्रॉपर ऑब्जेक्ट रखें और कोई भी ऐसी बात नहीं लिखें जो एग्जिस्टिंग लॉ के अगेंस्ट में जाए। दूसरे क्लॉज की बात करें तो सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज।
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पर्सन को कहीं दूसरी जगह शादी करने से रोक रहे हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज नहीं डालें कि आप किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे। आपको ये मेंशन करना चाहिए कि सेपरेशन होने के बाद आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ शादी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को शादी करने के लिए नहीं रोकेंगे तो आपका एग्रीमेंट इलीगल नहीं होगा। इसी से अब हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, जो ये कहता है कि अगर आप किसी भी पार्टी को कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स में जाने से रोकेंगे तो भी मान्य नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें तो उसमें ऐसा क्लॉज नहीं डालें कि मेरी जो वाइफ है वो कभी मुझसे मेंटेनेंस मांगने के लिए कोर्ट नहीं जा सकती, या जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर आप किसी भी पार्टी को कोर्ट में जाने से रोकने का प्रयास करेंगे और ऐसा वो एग्रीमेंट में क्लॉज डालेंगे तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्रीमेंट में ध्यान रखनी है। अगर आप ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा और फ्यूचर में अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो वो आपके लिए एक प्रॉपर एविडेंस के रूप में काम करेगा। तो आप दोस्तों जब भी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें इन बातों का ध्यान रखें और साथ ही साथ फ्री कंसेंट हो वो आप ध्यान रखें, दोनों पार्टी मेजर हो वो ध्यान रखें, इसको प्रॉपर स्टाम्प कराएं और जब भी आप स्टाम्प कराएं तो आप इसको वीडियोग्राफी भी करा सकते हैं ताकि रिकॉर्ड में रहे, और दोनों पक्षों की तरफ से 2-2 विटनेस ले लें ताकि इसकी वैलिडिटी पे कभी कोई सवाल नहीं उठे। और एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं अगर उसमें से एक भी क्लॉज गलत हो जाता है तो पूरा की पूरा एग्रीमेंट सेट हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना है और हमें उस एग्रीमेंट में बात लिखनी है कि अगर कोई क्लॉज किसी कारण से इम्पॉसिबल हो जाता है या वो गलत हो जाता है तो पूरा एग्रीमेंट वैलिड रहेगा उस पार्ट को छोड़कर। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो आपको उस एग्रीमेंट में मेंशन करनी चाहिए। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इस देश के कानून में बदलाव आएगा और प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट को भी इस देश के कानून में लाया जाएगा जैसा कि बाहर की कंट्रीज में है। हालांकि मैं आपको बता दूं, देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी ने उस समय के तत्कालीन विधि मंत्री से कहा था कि प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट को हर शादी से पहले मैंडेटरी कर देना चाहिए। यानी अब इस बात को उठने लग गई है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसा अमल में लाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई आप प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराना तो आप नीचे हम एक लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे जाके क्लिक कर आप हमारे प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, वो आपको इसके ऊपर पूरा गाइड कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।